स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा पे। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और सेव करके इसको दोबारा भी देख सकते हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान अन्वेषक भर्ती या जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भर्ती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आलेख में बहुलक और मध्यिका के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है। तो ये क्या है कि हिंदी में बनाया हुआ क्वेश्चन है, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन जब एक साथ आएंगे तभी अपन क्या है कि समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है हिंदी में वर्ड थोड़ा मुश्किल होता है तो उसको इंग्लिश में देखना पड़ता है, कई बार इंग्लिश में कोई वर्ड हार्ड होता है तो उसको हिंदी में देखना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, आलेख में बहुलक को मध्यिका के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों मध्यिका की जहाँ पे भी जिक्र आ जाए, मध्यिका का जहाँ पे भी जिक्र आ जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उसका उत्तर होगा हमेशा औजाई वक्र। ठीक है, तो इसकी टिप्पणी भी नीचे दी हुई है। बहुलक और मध्यिका के लिए आयत चित्र और औजाई पर ही विचार किया जाता है, तो आपको इस पर ही विचार करना है। बहुलक और मध्यिका के लिए हमेशा आयत चित्र या औजाई वक्र पर ही विचार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्वाह सूचकांक बनाते समय वस्तुओं का किसके द्वारा चयन किया जाता है। निर्वाह सूचकांक अपन बना रहे हैं तो वस्तुओं का जो चयन करेंगे वो कौन सी विधि से करेंगे। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऐच्छिक या स्वदेशी प्रतिचयन, या फिर इसको अपन देखें तो ये हो जाएगा जजमेंट पर्पसिव सैंपलिंग। सैंपलिंग से लिया है क्वेश्चन दोस्तों ये। तो निर्वाह सूचकांक यदि अपन बना रहे हैं तो उसमें जो अपन चयन करेंगे तो उसमें जजमेंट मेथड से अपन क्या है कि सैंपल लेंगे। इसका टिप्पणी है दोस्तों कि निर्वाह सूचकांक को उपभोक्ता कीमत सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाते समय ऐच्छिक या सर्वदस्य प्रतिचयन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x और y असहसंबंध चर है तो इसका अर्थ हुआ कि यदि ये असहसंबंध चर है तो इनके बीच में कोई प्रकार का रेखीय संबंध नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अपन ये कहते हैं कि भाई ये जैसे वर्षा और फसल एक दूसरे से क्या रिलेटिव वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच में तो सहसंबंध हो सकता है। लेकिन अपन ये जैसे एक एग्जांपल और ले कि भी कोई ऐसा मतलब फैक्टर ले ले जिससे दोनों का वेरिएबल का संबंध नहीं हो। जैसे अपन ये मान लें कि ये वेरिएबल है कि जैसे माई नदी में यदि मतलब बाढ़ आ गई तो मतलब बाढ़ में फसल मतलब अच्छी होगी या खराब होगी, तो ये क्या है कि ये ऐसा संबंध है क्योंकि ये माई नदी का और बाढ़ में कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार का इक्वेशन है कि एक्स और वाई ऐसा संबंध चर है, यानी उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब सहसंबंध हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, उनके बीच में कोई रेखीय संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एन यूनिट की समष्टि से एन यूनिट के सरल यादृच्छिक प्रतिचयन में यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग में मात्रा 1 माइनस एन बट्टे एन को क्या कहा जाता है। तो ये 1 माइनस एन बट्टे एन को क्या कहते हैं, अपन इसको कहते हैं परिमित समष्टि सहसंबंध कारक, यानी फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से आंकड़ों से 10 छात्राओं के वजनों का गुणांक प्रास ज्ञात कीजिए। गुणांक प्रास का मतलब हो गया रेंज ज्ञात करनी है आपको। तो आपके सामने कुछ डाटा दिए गए दोस्तों। तो सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। द कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस बट्टे L प्लस एस। L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये देखो L प्लस एस, तो L कितना है, अपनी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, इसमें है 84, और अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, इसमें है 15। तो L माइनस एस बट्टे L प्लस एस, तो इनको यदि अपन डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएंगे 0.696। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.696। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, माप n की समष्टि से प्रतिस्थापन सहित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पर विचार करें। माप n प्रतिदर्शों की संख्या क्या होगी। तो इसमें सैंपल की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। तो देखो यदि प्रतिस्थापन सहित है यानी विथ रिप्लेसमेंट है, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग में,
सिंपल रैंडम सैंपलिंग में दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया विथ रिप्लेसमेंट, एक हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला होता है n की घात n, n की घात n, इस प्रकार इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है कि इस प्रकार लिखा हुआ है n की घात n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति आधार अवधि में 10,000 रुपये अर्जित करता है। आधार अवधि यानी बेस ईयर में 10,000 रुपये अर्जित करता है। आधार अवधि से अब तक निर्वाह सूचकांक 20% बढ़ जाता है, यानी बेस ईयर से अब तक कितना बढ़ गया निर्वाह सूचकांक 20%। तो परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के नियोक्ता उसका वेतन 1500 रुपये बढ़ा देते हैं। उसका वेतन कितने रुपये बढ़ा देते हैं? 1500 रुपये बढ़ा देते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें बहुत सारे विकल्प थे। इसमें विकल्प नंबर ये है कि 500 रुपये महंगाई भत्ता का दावा करना चाहिए। उसको किस आधार पे करना चाहिए इसका विवरण दिया है नीचे। आधार अवधि में प्राप्त आय कितनी दोस्तों? 10,000 रुपये। आधार अवधि में अब तक निर्वाह सूचकांक कितना बढ़ गया? 20%। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बढ़ना चाहिए 20% के हिसाब से। उसके 2,000 रुपये बढ़ने चाहिए, लेकिन बढ़ाए कितने उसके दोस्तों? 1500 रुपये बढ़ाए। तो उसको क्या 500 रुपये का दावा और करना चाहिए कि मतलब उसका 500 रुपये महंगाई भत्ता है वो कम बढ़ाएगा है, तो 500 रुपये का महंगाई भत्ता और बढ़ना चाहिए। तो दावा कितने करेगा? 500 रुपये होगा। सिंपल सी क्वेश्चन देखो, 10,000 रुपये है उसके आय आधार अवधि के अनुसार 20% बढ़ गया, तो 2,000 रुपये बढ़ने चाहिए थे। बढ़े कितने? 15,000, तो सॉरी 1500, तो कितने और दावा करना चाहिए उसको? 500 रुपये का और दावा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मजदूरी यानी रियल वेजेस और मौद्रिक मजदूरी के बीच निम्नलिखित में से जो संबंध है वो किस प्रकार दर्शाया जाएगा? तो इसका संबंध दर्शाया जाएगा, वास्तविक मजदूरी का फॉर्मूला क्या होता है? मौद्रिक मजदूरी बटे निर्वाह मजदूरी इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संग्रहित आंकड़ों को समय के संदर्भ में रखना है अपने को टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकली क्लासिफिकेशन, यानी कालानुक्रमी वर्गीकरण। तो जहां समय का नाम आ जाए दोस्तों वो क्रोनोलॉजिकली आपको इसमें ध्यान रखना है। वह कौन सा प्रतिचयन है यानी सैंपलिंग है जिसमें केवल पहली प्रतिदर्श यूनिट यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है? यानी पहली तो अपन क्या है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग यानी रैंडमली चूज करेंगे, और बाद में क्या अपन एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देंगे। शेष यूनिटें सब एक निश्चित अनुक्रम में एक दूसरे के अंतराल में चली जाती है। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग में यही होता है। इसका उत्तर है क्रमबद्ध प्रतिचयन। क्रमबद्ध प्रतिचयन में अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा भी है टॉपिक पहले, तो उसमें आपको ये बताया था मैंने कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग में सबसे सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, पहली जो यूनिट निकालोगे ना उसके लिए तो एक पहली यूनिट तो निकालोगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग से यानी रैंडमली। उस यूनिट को निकालने के बाद आप एक सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस कर दोगे अपनी मर्जी से एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जब मैंने टॉपिक करवाया था उस टाइम की। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसमें से अपने को क्या है कि स्टूडेंट्स है, उसमें से सैंपल निकालने हैं, ठीक है। तो अपन क्या है उनको एक रो में बिठा लेते हैं, सभी को बिठा के अपन क्या करते हैं, तो 3 नंबर पे जो बच्चा बैठा है उसको खड़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो विषम संख्या है ना, अपन ने रैंडमली क्या है 3 नंबर को चूज किया कि 3 नंबर बच्चे को अपन क्या है खड़ा करना है, मतलब उसको खड़ा कर दिया। अब क्या अपन एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि आप क्या करो, विषम जो नंबर आ रहे हैं ना वो सारे खड़े हो जाओ। तो 3 के बाद कौन सा होगा? 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। तो ये क्या अपन ने पहले तो क्या आपने रेंडमली चूज निकाला 3 नंबर, फिर क्या आपने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि विषम कोई खड़ा होना है। तो ये क्या सैंपल निकालने का जो मेथड है वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है। टिप्पणी देखो दोस्तों इसमें क्या लिखी हुई है, क्रमबद्ध प्रतिचयन एक ऐसा प्रतिचयन जिसमें केवल पहली प्रतिदर्श यूनिट ही यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, यानी जो पहली यूनिट है वो तो अपन रेंडमली चूज करते हैं, बाद में अपन क्या एक सिस्टम क्या कर देते हैं इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये इससे रिलेटेड निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है? तो जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार ये भी प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार ये भी प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है। गणनाकारों के माध्यम से अनुसूचियां भरवाना ये भी प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है। तो ये सारी विधि कौन सी है? प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मान लीजिए 2 बंटनों के समान मध्य समान मानक विचलन है, यानी मध्य भी उनका क्या समान और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन भी उनका क्या इक्वल है, और वे समान रूप से विषम है, किंतु पहला आवंटन दूसरे आवंटन की अपेक्षा अधिक उच्च है। यानी तो पहला जो आवंटन है वो दूसरे आवंटन की अपेक्षा क्या है? अधिक उच्च है। आवर्ती बंटन की विशिष्टता जिसमें दोनों बंटन भिन्न हो क्या कहलाएगी? यदि वो विशिष्टता जिसमें दोनों बंटन भिन्न हो
वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे कुकुदता यानी कुर्टोसिस। तो ये कुर्टोसिस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, कुर्टोसिस को समझाया गया है थोड़ा। कुकुदता बोलते हैं कुर्टोसिस को हिंदी में, किसी बारंबारता बटन के मध्य भाग में बारंबारता के जमाव की प्रकृति से विशेषता क्या कहलाती है, कुकुदता कहलाती है। मध्य भाग में जो बारंबारता की जो जमाव है उसकी प्रकृति को डिफाइन करना ही क्या है, कुर्टोसिस है। तो कुर्टोसिस 3 प्रकार की होती है, एक होती है कूट ककुदी यानी लेप्टोक्रोटिक, दूसरी होती है मध्य कुकुदी यानी मेजोक्रोटिक, और तीसरी होती है चट्टी कुकुदी यानी प्लेटिक्रोटिक। तो ये कुछ हिंदी में नाम दिए गए हैं, कुछ आपको इसका इंग्लिश भी दिया गया है, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समूह है माध्य की समानता परीक्षण के लिए किसी एनोवा में कौन सा परीक्षण करना होता है, तो ये एफ परीक्षण करना होता है, एफ टेस्ट। ये क्वेश्चन हाइपोथेसिस से है दोस्तों। तो ये कुछ आपके लिए 13 ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये आज करवाए हैं, तो आप इससे तो देख लीजिए एक बार, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हो। और आपके लिए और भी मल्टीपल क्वेश्चन कराएंगे डेली, कुछ 10-15 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे रोज, ताकि कुछ आपका बेस बन सके एग्जाम में।